अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कुर्बानी कर ली होगी, आपको कुर्बानी मुबारक हो। अब आपके कुर्बान होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके हवाले से मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर गाइड भी करूंगा। और 25 मई 2026 को जो कंसल्टेटिव एकेडमिक कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो 6 एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, वो 6 के 6 एजेंडा पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है, ये चूँकि मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये नोटिफिकेशन डिटेल्ड है, लेकिन यह है कि कुछ दिनों के बाद आपको इस मीटिंग की बुनियाद पर होने वाले जो फैसले हैं वो एक नोटिफिकेशन की सूरत में मेल भी जाएंगे। तो 25 मई 2026 को मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर चेयरमैन और इसके अलावा बाकी तकरीबन इसमें कोई 20-22 लोग शामिल थे, जिन्होंने मिलकर कुछ फैसले किए हैं। 6 टोटल फैसले हुए हैं। मैं आपको 6 के 6 फैसलों की जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। एक तो आपने इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना है, इसके अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और इन द लाइट ऑफ दैट फिर आपने कमेंट भी करना है कि आप इस पॉलिसी से मुत्तफिक हैं या मुत्तफिक नहीं हैं। तो पहला जो एजेंडा था वो था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ 50% मल्टीपल चॉइस questions in question papers to enhance coverage of student learning outcomes, improve assessment reliability and ensure cost effectiveness। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है, ये इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वर्ड था कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि पेपर्स की जो मार्किंग है उसको ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता एआई की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी जो ह्यूमन इन्विजिलेटर्स हैं उनका रोल आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने कम करना है आने वाले सालों में। आप देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको मेरी बातों पे शायद यकीन ना आए, लेकिन आगे चल के आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि 2-3 सालों के अंदर अंदर ये जो इन्होंने पैटर्न डेवलप किया है, ये पैटर्न डेवलप किया ही इसलिए गया है कि 2-3 सालों के अंदर अंदर ह्यूमन इन्विजिलेटर्स जो है उनसे जान छुड़ाई जाए और सारा का सारा काम जो है वो एआई से करवाया जाए। तो एआई फ्रेंडली पेपर पैटर्न जो है वो बेसिकली डेवलप किए जा रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट लेके ना नोटिफिकेशन के, तो इस वीडियो के अंदर मैं जब एडिट करूंगा तो इसको मैं पिन भी कर दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस का जो नया पेपर पैटर्न है वो आ जाता है, जिसमें टोटल मार्क्स जो है वो 60 हैं। उस 60 में से 30 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ को एलोकेट किए गए, और टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 60 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यू जो है वो आधे नंबर का होगा, और एमसीक्यूज़ का पोर्शन करने के लिए आपके पास 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ का होगा, जिसमें 40 एमसीक्यूज़ जो है वो स्ट्रेट होंगे, ठीक है, और 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये तकरीबन आपके 20 मार्क्स बनते हैं। और इसके अलावा 20 एमसीक्यूज़ जो है वो स्टिमुलस, सिचुएशन या सिनेरियो बेस्ड होंगे, यानी कि 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये आपका 10 बनता है। तो इस तरीके से 30 मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं, एमसीक्यूज़ के हो जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में आते हैं, तो सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एंड हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी होगी। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, तो 18 नंबर के आपके क्या बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो लॉन्ग में आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर भी आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होगा। तो 12 मार्क्स के आपके जो है वो क्या बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 12 के लॉन्ग, 18 के शॉर्ट, ये आपके 30 नंबर इस तरह हो जाते हैं, और 30 नंबर आपके एमसीक्यूज़ के हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो 75 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होगा, और उसमें एमसीक्यूज़ जो है वो 36 एमसीक्यूज़ होंगे। 36 एमसीक्यूज़ होंगे, और 36 नंबर्स होंगे एमसीक्यूज़ के, और 46 एमसीक्यूज़ होंगे। 48 जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे, जिनके 36 नंबर होंगे। अब उसमें हर एमसीक्यू जो है वो 0.75 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, पूरे नंबर का, ना आधे नंबर का, पौने नंबर का जो है वो आपका क्या होगा, बेसिकली एक एमसीक्यू होगा 0.75 मार्क्स का। अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि 32 इसमें स्ट्रेट एमसीक्यूज़ होंगे, 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 ये आपके 24 मार्क्स बनते हैं, और 16 एमसीक्यूज़ जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी सिनेरियो बेस्ड होंगे, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 ये आपके 12 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है वो 48 एमसीक्यूज़ हैं जो 36 नंबर्स को कवर करते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो है वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी होगी, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो 21 मार्क्स बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी होगी, तो और 6 नंबर का हर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके 18 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है, वो ये है कि जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, एसआरक्यूज़ इनको कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है, उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो, यानी टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, टोटल आपके 7 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 5 जो हैं वो स्ट्रेट होंगे, और 2 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन स्प्लिट होंगे, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आगे क्या होगा, पार्ट होगा, सब पार्ट्स बने होंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। और 3 आपके जो है वो क्या होंगे, स्ट्रेट यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, यानी 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट नहीं होगा।
हम सुनते आए थे कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, अब उन्होंने कहा है कि लॉन्ग के अंदर सब पार्ट्स नहीं होंगे, अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, सब पार्ट्स हुआ करेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें जो समेटिव एसएलओज हैं उसके अंदर से सारा आपका पेपर बनेगा, ये चीज़ भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी हुई है। फिर इसके बाद इंश्योर बैलेंस डोमेन कवरेज यूजिंग द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी पेपर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बने ना बहुत ज़्यादा आसान बने, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। अब इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है पेज नंबर 3 के ऊपर, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, वो ये कहता है कि these will be implemented from the second annual examination 2026 at SSC 1 and HSSC 1 levels। यानी जो 9th के बच्चे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में जो अपीयर हुए हैं, वो अगर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन देते हैं तो उनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के अंदर पेपर्स दिए हैं, अगर वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन देते हैं तो उनके ऊपर ये पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। अब इससे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़े, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने 20-22 पढ़े लिखे लोग मिलकर ये फैसला कर रहे हैं, तो ये मतलब किस तरीके का फैसला कर रहे हैं, मतलब मुझे अभी तक इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। आप ज़रा ये पूरा पॉइंट पढ़ें। कह रहे हैं कि दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2026 एट SSC 1 एंड HSSC 1 levels, and subsequently it will be applicable to those students of SSC 2 and HSSC 2 in the first annual examination 2027 and onwards who have already appeared in the second annual examination 2026 in the same pattern and will remain applicable for examinations thereafter। अब मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो बच्चा इस दफ़ा 2026 में फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुआ है, अब अगर वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होता है तो उसके ऊपर ये पॉलिसी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर ही 9th और फर्स्ट ईयर के लेवल पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब वही बच्चा जब आगे चल के 9th का बच्चा जब अगले साल 10th में पेपर देगा और फर्स्ट ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर में पेपर देगा, तो वो भी इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे। यानी सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो अब जिसमें अपीयर हुआ होगा वो उनके ऊपर आगे 10th में भी यही लागू हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा जो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर नहीं होता और अभी उसने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन दिया और अगले साल वो यानी 2027 के फर्स्ट एनुअल में 9th का बच्चा 10th के या फर्स्ट ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर के पेपर देता है, उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। मतलब जिस बच्चे के खुदा न खासा नंबर अच्छे नहीं आते, जो बच्चा फर्स्ट एनुअल में बीमार था, जो बच्चा किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और वो सेकेंड एनुअल में देना चाहता है, तो उसको बली का बकरा, कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, उसके ऊपर ये पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है। आप एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं, आपने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करें एक पूरे साल के बाद, बच्चे पूरा साल उसके मुताबिक प्रेपरेशन करें और उसके बाद उनके ऊपर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो। तो ये पॉलिसी जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इससे आगे चल के बच्चों को MD कैट के अंदर या जो कितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करेगी। लेकिन आप इस पॉलिसी को, मेरी बोर्ड की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है आप इसको फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2027 से इंप्लीमेंट करें। अभी 2026 के सेकेंड एनुअल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट ना करें और जो बच्चा 2026, ये जो आपने ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को आप एक्सक्लूड करें, इस पैराग्राफ को आप अपनी पॉलिसी का हिस्सा ना बनाएं। ये बिल्कुल भी एक बेहतर पॉलिसी नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे डिस्कशन हुई है कि जी मॉडल पेपर्स जो हैं वो इस अकॉर्डिंगली डेवलप किए जाएंगे और इसके ऊपर डिसीजन ये हुआ है, यानी ये प्रपोजल था कि इस तरह से किया जाए। तो इस प्रपोजल के ऊपर जो डिसीजन हुआ वो ये हुआ है कि द प्रपोजल ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रीस्ट्रक्चर्ड pattern of examination in 4 core subjects and mathematics both at SSC and HSSC level was discussed in detail, and it was decided to implement the assessment framework containing all SLOs, model paper questions, SLO alignment charts and table of specifications along with the proposed time frame phase wise strategy of implementation। यानी जो अभी मैंने आपको बताया है ये प्रपोज किया गया था कि इस तरह कर देना चाहिए और जो कमेटी है उसने क्या किया है, इस डिसीजन को इंडोर्स किया है। It was further decided to develop assessment framework for SSC 2 and HSSC 1 and HSSC 2 containing model papers along with, यानी वो कह रहे हैं कि ये साथ में ये भी डिसीजन हुआ है कि इसके मुताबिक जो है वो मॉडल पेपर्स भी बनाना शुरू कर देने चाहिए। एजेंडा पॉइंट नंबर 2 जो है वो दरहकीकत है फंक्शनल सब्जेक्ट्स के मुतालिक कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल उर्दू एंड फंक्शनल मैथमेटिक्स एट SSC एंड HSSC लेवल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन स्ट्रीम। एक नई स्ट्रीम मुतारफ़ करवाई गई थी कुछ साल पहले टेक्निकल एजुकेशन की, जिसमें जो इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स है वो वही होता था जो बाकी बच्चों को होता था। तो अब क्या किया जा रहा है, उनके लिए इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स जो है उनके अलग से सब्जेक्ट जो है वो डिवाइस किए जा रहे हैं कि वो वाले बच्चे जो हैं वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात भी अलग वाली पढ़ेंगे। ये वाली अंग्रेज़ी और ये वाली उर्दू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके लिए अंग्रेज़ी, उर्दू और मैथमेटिक्स भी क्या होगी, वो अलग होगी। तो ये वाला दूसरा एजेंडा पॉइंट था। तीसरा जो एजेंडा पॉइंट था वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द असेसमेंट मैनुअल फॉर द प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। जो AHS होता है, अलाइड हेल्थ साइंसेज, उसके प्रैक्टिकल्स के
हवाले से था कि उसकी प्रैक्टिकल बुकलेट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाएँ। ये एजेंडा पॉइंट नंबर 3 था। उसके बाद इसके ऊपर भी ये डिसीजन हुआ कि हाँ ठीक है, ये कर देना चाहिए। एजेंडा पॉइंट नंबर जो 4 था वो बेसिकली कुछ न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजी है 9th और 11th के लेवल पे, और प्रोफेशनल कुकिंग एंड शेफ़ है HSSC 1 के लेवल के ऊपर। तो ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है फेडरल बोर्ड का। देखें, जहाँ पर अच्छा फैसला होगा हम उसकी खुले दिल से तारीफ़ करेंगे। हमारा बोर्ड है ना, ठीक है, मतलब जारी बात है, अगर आप अच्छा फैसला करेंगे तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे, अगर आपके फैसले के अंदर कोई लूप होल होगा तो डेफिनेटली हम उसको खुले दिल से क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, ताकि आप एक बेहतर फैसला करें जो लार्जर कम्युनिटी के बेनिफिट में हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन फैसला है कि इस लेवल के ऊपर बच्चों को इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ, तो डेफिनेटली बच्चों की जो यानी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, बच्चों की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो एक बेहतरीन तरीके से होती है। तो इसके ऊपर भी ये डिसीजन हुआ एजेंडा पॉइंट नंबर 4 के ऊपर कि जी बिल्कुल ये करना चाहिए। उसके बाद जो एजेंडा पॉइंट नंबर 5 था वो ये था कि जी असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किए जाएंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए SSC 2 के लेवल पे, और तर्जुमातुल कुरान के लिए 10th और 12th के लेवल पर, क्योंकि 9th और फर्स्ट ईयर के अंदर तो तर्जुमातुल कुरान जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब जो बच्चे 9th से 10th में आ चुके हैं वो 10th के अंदर भी तर्जुमातुल कुरान पढ़ेंगे, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ चुके हैं तो वो भी तर्जुमातुल कुरान पढ़ेंगे। इसी तरीके से 10th के लेवल में, चूँकि पहले 9th के अंदर भी पाकिस्तान स्टडीज़ होती थी, 10th के अंदर भी होती थी, तो अब सिर्फ 10th के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, तो उसके जो मॉडल पेपर्स हैं, उसका जो करिकुलम है, उसकी जो इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, तो वो भी इंशाल्लाह डेवलप करके बहुत जल्द जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसके ऊपर भी ये डिसीजन हुआ कि द प्रपोज वाज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड द हाउस इंडोर्स्ड टू इंप्लीमेंट द असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड द मॉडल पेपर्स ऑफ अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो लास्ट एजेंडा पॉइंट था वो ये था इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी ग्रुप सब्जेक्ट एट SSC एंड HSSC लेवल्स विद इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027। तो इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है, तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इंप्लीमेंट किए जाएंगे ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के अंदर। तो यानी ये 6 चीज़ें थी जो कि डिस्कस हुई हैं। अब ये पूरी की पूरी मैंने आपको समरी भी बता दी, यही पूरा का पूरा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको पिन भी कर दी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाई हैं, अगर आपको वो प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रही थी तो आप उसको देख सकते हैं। फेडरल बोर्ड की जो इंतज़ामिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं फेडरल बोर्ड की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये जो नया मॉडल पेपर है, नया जो पेपर पैटर्न है, उसको प्लीज़ सेकेंड एनुअल 2026 से आप इसको इंप्लीमेंट मत करें, आप इसको फर्स्ट एनुअल 2027 से इंप्लीमेंट करें। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको एक नए झमेले में मत डालें, उनको एक नई सूले पे उनको मत लटकाएं। ऑलरेडी सिलेबस इतने ज़्यादा हैं, जो 9th का बच्चा है उसका इस्लामियात का इतना लंबा सिलेबस है, बाकी सारी चीज़ें हैं उनका सिलेबस, केमिस्ट्री का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस था। तो 9th के बच्चा जो है वो कोई मतलब वो पायलट नहीं होता, GT पायलट नहीं होता कि वो मैनूवर कर लेगा, आप उसको बताएंगे कि जी यहाँ से आपने ऐसे जो है वो जहाज़ को कलाबाजी देनी है तो वो फौरी तौर पर जो है वो मैनूवर कर लेगा। ये 9th के बच्चे होते हैं, इनको बड़े प्यार से लेके चलना पड़ता है। एक एक चीज़ जो है वो इनको समझाने में बाज़ दफ़ा जो है वो टीचर्स को हफ्ते लग जाते हैं सिर्फ ये समझाने में कि आपने कंट्रोल शीट के ऊपर क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। उसके बावजूद भी ये बच्चे जो हैं वो प्रेशर में आके गलती कर जाते हैं। तो अभी कितना टाइम रह गया, तकरीबन अक्टूबर नवंबर में जाके आपका सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन होता है। तो इस दौरान बच्चे के पास उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल भी नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ये पॉलिसी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2027 से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम टीचर्स जो हैं हम लोग भी अकॉर्डिंगली मटेरियल डिवाइस करेंगे, हम लोग MCQs बनाएंगे, बच्चों को MCQs की ढेर सारी प्रैक्टिसेस करवाएंगे, तो उसके बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो इस नए पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो अपने पेपर्स को अटैम्प्ट कर सकें। दूसरा पंजाबी में कहते हैं ना कि वो एक ऐसी बकरी जो दूध तो देती है लेकिन मेंगनियाँ डाल के देती है। तो फेडरल बोर्ड वाले बाज़ दफ़ा एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से करते हैं कि अवाम की नज़र में ये विलन बन के रह जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये कहना है फेडरल बोर्ड की इंतज़ामिया से कि आप इसको सेकेंड एनुअल से इंप्लीमेंट मत करें, आप इसको फर्स्ट एनुअल से इंप्लीमेंट करें। जो बच्चे अपीयर हो चुके हैं उनको छोड़ दें, ठीक है, उनके पास मतलब आप ये देखें ना कि कितना बड़ा तजाद है कि आप जो है वो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के अंदर आपने 2 तरह के पेपर्स लिए। जो 2006 के करिकुलम वाले थे उनका आपने अलग पेपर बनाया, इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ वालों का आपने अलग पेपर बनाया। कि एक तरफ तो आपका ये मेयार है कि जिस बच्चे ने पहली दफ़ा जिस तरीके से पेपर दिए हैं उसके पास 4 साल तक का टाइम है कि वो उसी तरीके से दोबारा पेपर दे ले। एक तरफ तो आपकी ये पॉलिसी है, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि बच्चे ने एक दफ़ा एक पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर दिए हैं और वही बच्चा अगर सेकंड चांस को अवेल करना चाहता है तो आप उसका पेपर पैटर्न ही टोटली तब्दील कर रहे हैं। और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि अब आपने ये कर लिया है ना, आप आगे भी इसी तरीके से करोगे। यानी एक क्लास है उसके अंदर 20 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के अंदर पेपर दिए। अब उन 20 में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बीमार हो गए, ठीक है, फर्स्ट एनुअल के टाइम पे बीमार हो गए, उनके साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन गए कि वो पेपर अटैम्प्ट ना कर सके।
अब वो बच्चे अगर सेकेंड एनुअल के अंदर अपीयर होते हैं तो वो एक तो सेकंड एनुअल के अंदर वो सेकंड एनुअल के अंदर भी वो नए पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर दें, फिर आगे चल के वो टेंथ में भी बाकी सारे क्लास फेलोज जो हैं वो पुराने पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर दें और वो नए पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर दें। यानी कि वो बात है ना कि जिसको जिसको सांप काटे जूते भी उसी को मारो। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदा ऑलरेडी जो है वो लॉस पे चल रहा है, वो एक जेन्युइन, मुझे बताएं कि किस इंसान का दिल करता है कि वो जेन्युइन रीजन की बुनियाद पर पेपर छोड़े। कोई भी जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर पेपर नहीं छोड़ता, कोई भी जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं बैठना चाहता। मतलब पेपर है ना, कोई लूडो का मैच तो नहीं है ना, कोई स्विमिंग का कोई कंपटीशन तो नहीं है ना, कोई फन फेयर तो नहीं है कि जिसमें हर बच्चा कहेगा जी मैंने 2-2 बारियां लेनी है। इम्तिहान बच्चे ऑलरेडी जो है वो इतने प्रेशर में देते हैं, तो कोई भी बंदा जानबूझकर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन नहीं देता। जो मजबूर होता है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ हार्ड टफ टाइम्स चल रहे होते हैं, सिर्फ वही सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की तरफ जाता है। तो आप इन बच्चों को मजीद पनिश मत करें। आप इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो आप इनको फैसिलिटेट ज़रूर करें, लेकिन आप इनके लिए जो है वो इस तरीके की रुकावटें जो हैं वो पैदा ना करें।